सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल गौर फार्मा इनसाइट्स में। आज हम फोर्थ सेम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं हम, जो कि है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, इससे पहले आपने कई बारी नाम सुना है, पढ़ भी लिया है। आइसोमर क्या होते हैं इनके बारे में भी पढ़ा। अब एक टाइप की आइसोमेरिज्म ही है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसको अपन को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो इसका बेसिक क्लासिफिकेशन है, एक बार उस पर नज़र डालते हैं। आइसोमेरिज्म को देखिए कितने तरीके से क्लासीफाई किया गया। एक तो आइसोमर को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के तौर पे क्लासीफाई किया गया, एंड दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में चैन, पोजिशनल, फंक्शनल, रिंग एंड मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ऐसे करके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्लासीफाई किया गया, राइट। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की बताई जाती है, एक है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आप देखेंगे जो यूनिट 1 का मैक्सिमम पोर्शन है वो इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से डिराइव्ड करके बनाया गया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर वी हैव टू स्टडी ऑप्टिकल एक्टिविटी, एनांसियोमर, डायस्टीरियोमर, इन्हीं से मिलकर बनती एनांसियोमेरिज्म, डायस्टीरियोमेरिज्म, मीजो कंपाउंड्स, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कायरल एंड एकायरल मॉलिक्यूल, ये सब के सब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पार्ट्स हैं या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हमको पढ़ने होते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं यूनिट 1 में कुछ बेसिक सी चीज़ों के साथ में। आइसोमर क्या कहलाते हैं? द मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर। ये हमने पहले से पढ़ रखा है। अब स्टीरियो आइसोमर क्या कहलाते हैं? सेम मॉलिकुलर फार्मूला हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, बट डिफरेंट हो वो अपने स्पेशियल अरेंजमेंट में। स्पेशियल, द वर्ड स्पेस सुन रखा है हम आपने, उससे मिलके बना स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी उनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है उनके ग्रुप्स का, उनमें जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं, उनमें जो मॉलिक्यूल या एटम्स अटैच्ड हैं, उनका अरेंजमेंट। एक सिंपल एग्जांपल से देखिए, जैसे ABCD, ये किसी एक अननोन मॉलिक्यूल या कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर है। इसी का दूसरा रूप कोई पाया जाता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ABDC, राइट। तो ये कहलाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। अब ये भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आता है। जैसे कि एक स्पेशियल अरेंजमेंट में एक ये एग्जांपल मैंने बताया कि कोई एक मॉलिक्यूल है जिसका अरेंजमेंट है कैसा। फर्स्ट देखिए आप, ये इधर पे बनाया मैंने DABC, राइट, कुछ ऐसा। ये फर्स्ट मार्किंग किया इसको और इसको सेकेंड मार्किंग किया, ये बनाया DE और C। एक ये कंपाउंड था, राइट, इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा है, और ये सेकेंड वाले का DABC, इसका कुछ कुछ ऐसा है, राइट। और क्या लिखा? बोथ द कंपाउंड्स हैव सेम स्केलेटन, दैट इज मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, दोनों का स्केलेटल जो है वो पूरा का पूरा सेम है, यानी दोनों के कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो संख्या होगी मॉलिक्यूल में वो लगभग सेम होगी, बट उन दोनों में अंतर कहाँ होगा? उनके मॉलिक्यूल्स और एटम के अरेंजमेंट में अंतर होगा कि किस तरीके से अरेंज है, बट दे हैव डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एटम इन स्पेस। ओके, नाउ स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कितने तरीके से क्लासीफाई किया गया। अभी हमने आइसोमेरिज्म को देखा, एक होती थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होती थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कितने तरीके से किया गया क्लासिफिकेशन, राइट। कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, ये दो तरीके से मिलेगी, एक तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और कई सारी बुकों में आपको इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब ये जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ से निकल के आया वो अपन इससे समझेंगे। दोनों ही सही है, गलत कोई भी नहीं है, राइट। तो यहाँ देखें हम, इन्होंने बताया कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये सेपरेबल होती हैं, ये नॉन सेपरेबल होती हैं, राइट। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, राइट। इनमें दो तरीके से आइसोमर डिराइव्ड किए जाते हैं, एक जिनको इनांसियोमर कहते हैं और दूसरे जिनको डायस्टीरियोमर कहते हैं। अब ये क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे। ये मिरर इमेज होते हैं और ये नॉन मिरर इमेज होते हैं। अब कन्फर्मेशनल में नॉन सेपरेबल होते हैं, ये दे कैन नॉट बी सेपरेट बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन। ये जो डिराइव्ड होते हैं यानी बनते हैं, जो भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जो भी कंपाउंड बनता है वो नॉन सेपरेबल होता है, यानी इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, यूजलेस होता है। क्यों? क्योंकि हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सेपरेट बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू या फिजिकल
स्टेट में हम इसको डिराइव नहीं कर सकते। देन व्हाट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब अगर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पूछें तो वो जो कि आपके यूनिट में दी गई है, सिलेबस में है, इसलिए मैंने लिखा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को जानने के लिए हम ये देखें कि ये आया कहाँ से, कैसे डिराइव हुआ। एनांसियोमर एंड डायस्टीरियोमर, जो कि ये क्लासिफिकेशन दिया गया था किसका था, कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, जिसमें एनांसियोमर और डायस्टीरियोमर दिखाए गए। तो इसी को कंटिन्यू किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ से देखना है हमें आपको क्या, एनांसियोमर जो कि मिरर इमेज होते हैं, डायस्टीरियोमर नॉन मिरर इमेज होते हैं। इसी से मिलके एनांसियोमर टाइप के जो भी आइसोमर होंगे वो सब के सब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है आगे हम सिलेबस में अभी देखेंगे जस्ट, हाँ। और ये डायस्टीरियोमर जो होते हैं ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी से ही डिराइव्ड होते हैं, बट ये ऑप्टिकल आइसोमर भी हैं, लेकिन समटाइम्स ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं भी शो करते हैं, राइट। इनकी ज्योमेट्री जो है वो एनांसियोमर से मिलती जुलती नहीं है। अब डायस्टीरियोमर एंड एनांसियोमर में क्या बेसिक डिफरेंस है ये भी हम आगे जानेंगे, राइट। तो इस क्लासिफिकेशन के बेस पे कई सारी बुकों में स्टीरियो आइसोमेरिज्म को ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो टाइप से क्लासीफाई किया गया, राइट। हेंस किया वो ये कि आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इन दो तरीके से बेसिक क्लासीफाई की गई। स्ट्रक्चरल में चैन, पोजिशनल, फंक्शनल, रिंग चैन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ऐसे मल्टीपल आइसोमेरिज्म थी, जबकि स्टीरियो आइसोमर दो टाइप से पाए जाते हैं, एक ऑप्टिकल आइसोमर और एक जियोमेट्रिकल आइसोमर। और इन्हीं दोनों फिनोमेना को आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से हमें एनांसियोमर मिलते हैं, जियोमेट्रिकल से डायस्टीरियोमर मिलते हैं। ओके, देन अब आते हैं हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आइसोमर जैसा कि पहले बताया डिफर इन स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सेम होते हैं ये, कैसे, मॉलिकुलर फार्मूला में सेम होते हैं, राइट। जैसे ये कि एग्जांपल के तौर पे बताया मैंने, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का एग्जांपल लिया, CH3 CH2 CH2 CH3, CH3 CH2 CH2 CH3, लगभग सेम मॉलिकुलर फार्मूला है, बट डिफरेंट है ये स्ट्रक्चरल फार्मूले में। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कुछ डिफरेंट होंगी एक दूसरे से। देन व्हाट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट, जो क्वेश्चन यहाँ था, व्हाट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये चीज़ जानने के लिए हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी की स्टडी करनी होगी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। यहाँ देखते हैं व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कायरल मॉलिक्यूल टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट मेजर्ड यूजिंग पोलरीमीटर। ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिराइव करने के लिए हम एक इक्विपमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को पता करते हैं, जिसका नाम पोलरीमीटर है, और ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। इफ़ अ कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज़ सेड टू बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको डी से डिनोट करते हैं। वाइल इफ़ इट रोटेट्स द लाइट इन काउंटर क्लॉकवाइज और नेगेटिव डायरेक्शन इट इज़ लीवो रोटेटरी, एल से इसको डिनोट करते हैं। बट इफ़ इट पास्ड थ्रू द सैंपल विदाउट रिफ्लेक्शन ऑब्लिक मूवमेंट इन देयर पाथ देन सैंपल एंड कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तीन चीज़ें निकल के सामने आई हमारे अपने सामने, राइट। कौन कौन सी, एक तो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरी है लीवो, यही आइसोमर के फॉर्म है, डेक्स्ट्रो लीवो फॉर्म होते हैं, लीवो रोटेटरी, एंड तीसरा अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। पोलरीमीटर का कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन इस तरीके से होगा, राइट। उसमें क्या होगा, ये जो दिखाया मैंने कि ऑर्डिनरी लाइट है, किसी भी आप सिस्टम में ऑर्डिनरी लाइट को शो करें तो हर डायरेक्शन में वो फ्लो करती है, हर डायरेक्शन में वो मूवमेंट करती है। अब पोलरीमीटर में एक ये प्रिज्म का पीस लगा होता है, जिससे ये ऑर्डिनरी लाइट को पास करवाया जाता है। यहाँ सैंपल होल्डर होता है, राइट, जैसे कि ये दिखाया गया, ऑर्डिनरी लाइट यहाँ ये प्रिज्म से क्रॉस होके और ये सैंपल ट्यूब है जिसमें सैंपल सॉल्यूशन ये फिल करके रखा हुआ है। इससे ये ऑर्डिनरी लाइट जो है प्रिज्म से पास होके इस सैंपल में ट्रैवल करती है, और इसके दौरान ये क्या करते, लाइट में कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है। इस लाइट को ही कहते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या PPL बुलाते हैं हम इसको, राइट। अब यहाँ कुछ मेनली तीन टाइप के डायरेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला ऐसा कि उस ऑर्डिनरी लाइट को सैंपल से पास होने के बाद उसमें डिफ्लेक्शन देखा जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। पहले वो सीधी थी,
तो वो हल्की सी रोटेट हो जाएगी क्लॉकवाइज, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में वो रोटेट होगी। तो इस रोटेशन के साथ डिराइव्ड होने वाले कंपाउंड्स जितने भी होंगे, आइसोमर जितने भी होंगे, उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा गया। और एक रोटेशन ऐसा देखा गया जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, घड़ी से चलने की उल्टी दिशा में, इससे लीवो फॉर्म डिराइव्ड हुए। और इफ़ द लाइट पास्ड थ्रू द प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल से क्रॉस हो गई अगर लाइट जो है वो विदाउट एनी डायरेक्शन के, अगर सीधी निकल गई, राइट, अगर सीधी निकल गई, तो इसका मतलब हुआ कि उस कंपाउंड में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, राइट, उसने लाइट को डिफ्लेक्ट नहीं किया, रिफ्लेक्शन नहीं देखा गया उसमें, विदाउट एनी मूवमेंट। मूवमेंट दो टाइप के थे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस कंडीशन में इस कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव कंसीडर किया जाएगा, यानी इसमें कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं देखी जा सकती। तो ये था ऑप्टिकल एक्टिविटी का पूरा प्रोसीजर, जो कि हम पता करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है पोलैरीमीटर से, राइट। और इसके थ्रू हम पता करते हैं कि कौन से कंपाउंड में किस तरीके से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। यानी हम आइसोमर का पता कर लेते हैं कि ये किसी भी कंपाउंड का लीवो फॉर्म है या डेक फॉर्म है, राइट। ओके, देखें यहाँ पे भी बताया ऑप्टिकल आइसोमर कम्स एट दिस पॉइंट, यहाँ से हमें डिराइव्ड होते हैं, जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मिलेगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मिलेगा, सेम मॉलिकुलर फार्मूला होगा इनका, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। एक को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से डेक्स्ट्रो मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज से लीवो फॉर्म मिलेगा, राइट। ये दोनों लगभग मॉलिकुलर और स्ट्रक्चर फार्मूले में सेम होंगे, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, सेम मॉलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, डिफर इन बिहेवियर अगेंस्ट द पीपीएल। डिफरेंस है केवल इनके प्लेन पोलराइज लाइट के साथ बिहेवियर में, और वो डिफरेंस क्या है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करता है, इतना सा डिफरेंस है, राइट। अब देखें ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल एक्टिविटी से बनने वाले जो भी कार्बन कंपाउंड होंगे, इनका कहना है कि कम से कम उसमें एक कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन मतलब ये सेंट्रल कार्बन एटम, इसको अब कायरल इसको इस कंडीशन में कहेंगे, वो नीचे देखें, व्हेन कंपाउंड हैविंग डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड विद द सेंट्रल कार्बन एटम इज कॉल्ड कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन एंड कंपाउंड इज नोन एज कायरल कंपाउंड। जब चार अलग अलग यानी डिफरेंट, किससे, डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, कौन, सेंट्रल कार्बन एटम। यहाँ देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, CH3 है, Br है, ये अलग अलग हैं, राइट, डिफरेंट ग्रुप हैं कार्बन से अटैच्ड। इस कंडीशन में इसको कार्बन, कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, और इस कंपाउंड को कलेक्टिवली कायरल कंपाउंड कहते हैं, राइट। ओके, अब चर्चा करते हैं हम एनांसियोमर की। एनांसियोमर क्या होते हैं, ओके। तो ये नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप लोग इसको रेफ़र कर सकते हैं, राइट। वहाँ आपको इसमें सारी डिटेल जो है वो मिलेगी, ओके। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से हम शुरुआत करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स विच डिफर ओनली इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल में जो अपने बिहेवियर को लेके केवल डिफरेंस रखते हैं, वो ऑप्टिकल कंपाउंड या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं, और इस फिनोमिना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। वन आइसोमर रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड एंड अदर टुवर्ड्स लेफ्ट, एक उसकी ओर और एक उससे बाईं तरफ, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। सच पेयर ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, लैक्टिक एसिड का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना हुआ है, इसके दो ऐसे आइसोमर देखे गए, ये है डेक्स्ट्रोफॉर्म और ये है लीवोफॉर्म। इसमें OH इस साइड है, इसमें इस साइड है, इसमें हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो ये दो अलग अलग रूप लैक्टिक एसिड के ऑप्टिकल एक्टिविटी के दौरान देखे गए। अब जल्दी से एक बार हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि जियोमेट्रिकल क्या होता है। ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल दो टाइप की स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताई थी, राइट। अब इसको देखते हैं। दीज आर द आइसोमर हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम अबाउट द डबल बॉन्ड आर कॉल्ड जियोमेट्रिकल आइसोमर एंड फिनोमेना इज कॉल्ड एज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑल्सो कॉल्ड एज सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसको सिस एंड ट्रांस आइसोमर भी आइसोमेरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें अंतर क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कितनी अलग है डेफिनेशन। यहाँ देखें आप, स्ट्रक्चरल एंड
स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला इसमें भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है, बट डिफर इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम। अब इसमें केवल इससे जुड़े हुए एटम्स जो हैं उनके अरेंजमेंट में डिफरेंट होता है, और जो कि अफेक्टेड होते हैं उसमें पाए जाने वाले डबल बॉन्ड, जो भी कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड फॉर्म होंगे उसके कारण जो उसकी जियोमेट्री में जो फ़र्क आएगा उसको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं को सिस एंड ट्रांस आइसोमर भी कहा जाता है। अब सिस ब्यूट टू इन एंड ट्रांस ब्यूट टू इन, ये इसके दो अलग अलग जियोमेट्रिकल फॉर्म है। ये इनका स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए CH3 दोनों ऊपर हैं, इसमें एक CH3 ये है, एक CH3 ये है, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब सिस एंड ट्रांस फॉर्म के बारे में जान लें, ये क्या होते हैं। इट इज़ इन विच टू सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। देखें आप, टू सिमिलर ग्रुप आर द सेम साइड ऑन द डबल बॉन्ड। ये रहा डबल बॉन्ड, इसके साइड में ये CH3 है, एक ये CH3 है, तो ये सिमिलर ग्रुप है। CH3 डबल बॉन्ड के एक ही साइड में है, राइट, ऊपर की साइड में। एंड ट्रांस, इट इज़ वन इन विच टू सिमिलर ग्रुप आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। जैसा कि मैंने इस एग्जांपल में बताया, डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड के इस साइड है CH3 और एक इस साइड है। हाइड्रोजन अगर दो सेम है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, राइट, तो ये फॉर्म जो है वो ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ बेसिक सी चीज़ों के पास। इनांसियोमर क्या कहलाता है। 2 मार्क्स में मल्टीपल टाइम्स जो है इनांसियोमर डायस्टीरियोमर को पूछा जा सकता है। इनांसियोमर आर दोज ऑप्टिकल आइसोमर विच आर एक्चुअली अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोजेबल, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा, ये सभी क्या है उस कंपाउंड की फिजिकल, किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब कितने शब्द आए, एक यहाँ आया नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर जो कि एक्चुअली मिरर इमेज होते हैं। अब ये एग्जांपल से देखें, एक ये ई है और ये भी ई है एक्चुअली, बट ये इसकी मिरर इमेज है, इसका जस्ट उल्टा है, राइट। दे बोथ आर मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल मतलब एक के ऊपर एक को हूबहू फिट ना कर पाए। अगर ये हथेली है तो इसके ऊपर जस्ट एक दूसरे हाथ को रखा गया, ये और ये दोनों दिखने में सेम है, राइट, बट ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है अगर एक के ऊपर एक को रखा जाए। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, दे बोथ आर मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल की कंडीशन ये होगी, बट ऐसे में इनका डायरेक्शन, इनकी मूवमेंट जो भी है, इनमें डिफरेंस आया, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ ना कुछ बदला। तो विदाउट एनी चेंजेस वो एक्चुअली जिस स्टेट में पाए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे के साथ मिरर इमेज तो हैं, दिखते हूबहू सेम है, बट एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल नहीं है। आप इस ई को उठा के इसके ऊपर रखें तो ये ऐसा नहीं बल्कि ये ऐसा इसके ऊपर आएगा, राइट, यहाँ से कुछ कुछ इस तरीके से आएगा, राइट, तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं कहलाएगा। एक एग्जांपल 2 मेथाइल 1 ब्यूटेनॉल का एग्जांपल कंसीडर किया है, राइट, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। आप अंतर देखें क्या है, OH इसमें इस साइड है, इसमें इस साइड है, CH3 इस साइड है, CH3 इस साइड, यानी इसका जस्ट उल्टा मिरर इमेज। शीशे में आप देखें तो ये ऐसा दिखेगा, दैट्स वाई इसको मिरर इमेज कहा गया। और ये जो इनांसियोमर को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एंड डायस्टीरियोमर क्या कहलाता है। डायस्टीरियोमर को देखें जरा, when the optical isomer rotate the plane of polarization light by different amount, these are called diastereomer। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से स्टीरियो आइसोमर्स that are not enantiomer are called as diastereomer। जो कि enantiomer नहीं होते उनको डायस्टीरियोमर कहते हैं, बट ऐसे में कुछ क्लियर नहीं हो रहा। The stereoisomer which are non-superimposed and also not the mirror image of each other are called as diastereomer। अब यहाँ से कुछ कुछ हम समझ सकते हैं। ऐसे कंपाउंड, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो कि ना तो मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के और ना ही वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल होंगे, ऐसे कंपाउंड्स को हम, ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कह सकते हैं, डायस्टीरियोमर कह सकते हैं। टार्टेरिक एसिड, अब इसको ज़रा डिटेल में समझें हम, राइट। इनांसियोमर ईजी था, उस वजह से उसके बारे में कुछ खास नहीं था डिस्कस करने को, बट यहाँ पे था। आपके सामने 3 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, 1, 2 और ये तीसरा, राइट, ये 3 दिख रहा है आपको। टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर है ये। यहाँ देखें कितना अंतर है दोनों में, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, यानी ये दोनों इनांसियोमर हुए, राइट। अब ये तीसरा मैंने अलग से बनाया है,
ये इनमें से किसकी मिरर इमेज है क्या किसी की? नहीं, बट लगभग इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप निकालने जाएं तो वो सेम ही है। आप देखें, एक 2 COOH ये ग्रुप, इसमें भी COOH, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 1 और 2, 1 और 2, यहाँ पे भी 1 और 2, 2 हाइड्रोजन, 1 और 2, यहाँ पे भी 1 और 2, बट ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। यानी इसको शीशे में देखें तो वो ऐसा दिखेगा, बट इन दोनों में से कोई भी शीशे में देखने पर ऐसा नहीं दिखेगा, राइट? दैट इज एक्चुअली द डायस्टीरियोमर इफ कंपाउंड इज फाउंड इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन, राइट? स्ट्रक्चर 3 इज नॉट सुपर इम्पोज ऑन आइदर 1 और 2, जैसा मैंने बताया, इनमें से किसी के ऊपर भी सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। एंड आल्सो नॉट द मिरर इमेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दो में से किसी का भी मिरर इमेज भी नहीं है। सो द स्ट्रक्चर 3 इज नॉट इनांसियोमर ऑफ आइदर स्ट्रक्चर 1 और 2, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो थर्ड है इनमें से किसी का भी इनांसियोमर नहीं है। इस कंडीशन में यदि ये इनांसियोमर नहीं है तो फिर इसको क्या बुलाएं हम? तब जाके इसको हमने, ऐसे कंपाउंड्स को हमने डायस्टीरियोमर कहा, राइट? चाहे इसकी बात कर लें चाहे इसकी बात कर लें, इन दो में से किसी की भी ये मिरर इमेज नहीं है। डायस्टीरियोमर हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सभी चीज़ें जो हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कलेक्टिवली डिराइव्ड करते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं क्या है मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 2 या 5 नंबर में, कभी कभी 2 मार्क्स में मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं केवल इतना पूछा जाएगा, और 5 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन देखा गया, व्हाट आर मीज़ो कंपाउंड, व्हाई दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं और ये हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं। अब यहाँ से निकल के आई बात पोलैरीमीटर वाली, राइट? पोलैरीमीटर में हमने देखा था कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया तो डेक्स्टो रोटेटरी कहलाता था आइसोमर, अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ डायरेक्शन लाइट का तो लीवो रोटेटरी कहलाता था। बट अगर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आई और लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो सीधे सैंपल को पास करके थ्रू आउट द सैंपल सीधे डायरेक्शन में निकल गई, इस कंडीशन में जो कंपाउंड डिराइव्ड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, यानी उसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं थी। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बुलाते किस नाम से हैं? इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं मीज़ो कंपाउंड्स। और सवाल ये है कि ये हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं। ओके, तो जानते हैं हम इसका रीज़न कि ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं हमेशा। मीज़ो कंपाउंड्स आर स्पेशल मॉलिक्यूल दैट हैव अ मिरर इमेज अरेंजमेंट बट डोंट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या स्पेशल मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास अपनी कंपाउंड्स की जो है वो मिरर इमेज अरेंजमेंट होता है पर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। दे हैव अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इनसाइड, उनमें अंदर में एक सिमेट्री मतलब एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का और एटम्स का। मीज़ो, अब कुछ एग्जांपल यहाँ पे शो किए गए हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, टार्टरिक एसिड का और 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन का। अब इन दोनों के आगे मीज़ो लगा है। अब किसी भी कंपाउंड के आगे यदि मीज़ो लिखा हुआ आपको दिखे तो सबसे पहले आपको एक चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि इसमें कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, यानी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब ऐसा होता क्यों है, उस रीजन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मीज़ो टार्टरिक एसिड्स लुक सेम इन मिरर इमेज। मीज़ो 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन्स हैविंग सिमेट्रिकल शेप इनसाइड द मॉलिक्यूल, राइट? इन दोनों में आप जो है अभी मीज़ो टार्टरिक एसिड का ये डायग्राम है, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ लिखा मैंने नाउ व्हाट इज सिमेट्री और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब ये एक नया सवाल आया, कहाँ से? सिमेट्रिकल शेप से, कि इनके अंदर एक इनसाइड सिमेट्री होती है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर, राइट? तो वो कैसा होता है। अब सबसे पहले देखें आप, ये मैंने बताया प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कहलाती। ये कोई एक कंपाउंड है, जस्ट एज्यूम एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। अब इसको अगर यहाँ से हम कट करें, राइट, तो ये बराबर इक्वल 2 पोर्शन में कट हो जाएगा, और इस प्लेन को, इस कट को जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है इसको 2 अलग अलग पार्ट में, इस पोर्शंस को प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाएगा, राइट? ओके, अब ये एग्जांपल की बात कर लें हम मीज़ो टार्टरिक एसिड का। अब देखें क्या होता है इनके प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात जो
सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो इनके अंदर बनता है उसको देखें हम, राइट। क्या बोले ये, स्पेशल मॉलिक्यूल दैट हैव अ मिरर इमेज अरेंजमेंट बट डोंट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। इनको इनकी प्लेन ऑफ सिमेट्री से अलग करके देखें तो फिर ये क्या कैसे दिखते हैं, एकदम मिरर इमेज दिखते हैं एक दूसरे के, बट ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करते। मीजो टार्टरिक एसिड ये बनाया एक कंपाउंड COOH COOH, एक कार्बन ये है यहाँ पे, एक कार्बन ये रहा यहाँ पे, राइट। यहाँ H, ये OH, ये OH, ये H। अब इसको अगर हम जिस तरीके से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने आधे आधे कंपाउंड को कट कर दिया अलग अलग, राइट, इंटीरियर प्लेन ऑफ सिमेट्री को दर्शाने के लिए, जब इस कंपाउंड को, किसी भी कंपाउंड को बराबर दो हिस्सों में हम अलग अलग कर सकें, इक्वली एकदम अलग अलग कर सकें, वो कहलाता है उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ से अगर कट करते हैं हम इस कंपाउंड को और इस हिस्से को उठा के ऐसा, जस्ट ऐसा उठा के ऐसा रखते हैं, और इस हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को जस्ट ऐसा उठा के ऐसा रखते हैं, तो कुछ कुछ आप देखिए ध्यान से, ऐसा ये दिखेगा, नीचे वाला हिस्सा उठाया और जस्ट ऐसे खड़ा कर दिया यहाँ पे, और ये ऊपर वाला उठाया और जस्ट ऐसे यहाँ रख दिया, तो ये OH जो था ये यहाँ ऊपर आ गया, राइट। ये COOH जो था ये बगल में यहाँ, और ये वाला H जो है ये नीचे चला गया। सिमिलरली यहाँ पे देखें, ये COOH जो है ये घूम के जस्ट यहाँ बगल में आ गया, ये वाला OH जो है ये नीचे पहुँच गया, और ये वाला H जो है ये घूम के यहाँ ऊपर पहुँच गया। अब आप देखें ध्यान से, तो ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। ईच हाफ इज़ द मिरर इमेज ऑफ अदर। ये आधा आधा, हाफ का मतलब ईच हाफ, यानी जितने इक्वल पार्ट्स में उसको अलग अलग किया गया है, यहाँ हमने 2 पार्ट्स में किया, राइट। तो ये फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ का इक्वल मिरर इमेज है, एकदम सिमिलर। अगर उसको शीशे में देखा जाए तो वो सेम दिखेगा। अब सवाल आता है कि ये ऑप्टिकल मीजो कंपाउंड्स जो हैं वो ऑप्टिकली, वाई दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्यों होते हैं उसको यहाँ पे देखें। अब जब पोलैरीमीटर में हम आप स्टडी करेंगे, राइट, कर रहे हैं, तो वहीं से तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने देखी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी पोलैरीमीटर से ही हम देख पाते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए 2 डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट का मूव करना या रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी होता है। या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करे, CW लिखा हुआ है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो जाए सैंपल से पास होके, या फिर एंटी क्लॉकवाइज में वो रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इन दोनों डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने से क्या होगा, कोई ना कोई एक डेक्स्ट्रो या लीवो फॉर्म मिलेगा, राइट। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ जो इसके प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण जो अलग अलग इनकी मिरर इमेज बनती है, ईच हाफ, वो इन दोनों डायरेक्शन को वहाँ पे क्या कह सकते हैं, प्ले आउट करते हैं पोलैरीमीटर में। उसका फर्स्ट हाफ क्लॉकवाइज सिमिलर अमाउंट में, सेकेंड हाफ एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन को वो शो करते हैं। और इस कारण से उन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन का फ्लो होगा वो एक दूसरे को कैंसिल करने लगता है, यानी वो न्यूट्रल कर देता है, रिजल्टिंग नो एनी ऑप्टिकल रोटेशन। जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा उतना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, राइट। एक ये इसी से समझ लें, प्लेन ऑफ सिमेट्री में कट करने के बाद एक ये बना और एक ये बना, राइट। अब ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, और ये जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा। तो जितना ये डायरेक्शन शो कर रहा है उतनी ही अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में ये डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट होकर एक दूसरे को कैंसिल आउट करने लगेंगे, और वहाँ पे डायरेक्शन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, जिसके वजह से रिजल्ट के तौर पे हमें आपको क्या देखने को मिलता है, कोई भी रोटेशन वहाँ देखने को नहीं मिलता है, ज़ीरो रोटेशन, कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता, कोई भी ऑप्टिकल रोटेशन नहीं ऑब्जर्व होता है। और यही प्रोसेस इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाती है ऐसे कंपाउंड्स को, राइट। सो दिस वाज द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड दैट व्हाई मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बार बार। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एन इमेजिनरी प्लेन दैट डिवाइड अ मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जैसा मैंने बताया, ये टार्टरिक एसिड का ही एग्जांपल यहाँ पे, इसको यहाँ से कट करें तो ये 2 इक्वल और लगभग सिमिलर हाफ में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। इट इंडिकेट अ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट विद इन द मॉलिक्यूल, और इसी को सिमेट्रिकल अरेंजमेंट कहा जाता है किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर। ये टार्टरिक एसिड में एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया। नाउ अगली चीज़ है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर देख ली तो अगली बात आती है सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, राइट। अ सेंटर ऑफ सिमेट्री इज अ पॉइंट
within a molecule where any line passing through it intersect the opposite side at an equal distance. It implies a symmetrical arrangement of atom or groups around the center point. क्या लिखा? सेंटर ऑफ सिमेट्री इज अ पॉइंट विद इन अ मॉलिक्यूल. कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लें, राइट. इसके एग्जाम्पल लिखे मीथेन और बेंजीन. ये मैंने बेंजीन बनाया, ठीक है, ये मैंने बेंजीन बना लिया यहाँ पे. ओके, अब ये कह रहे हैं कि इज अ पॉइंट विद इन अ मॉलिक्यूल वेयर एनी लाइन पासिंग थ्रू इट्स इंटरसेक्ट द अपोजिट साइड एट एन इक्वल डिस्टेंस. अब यहाँ कोई भी एक सेंटर पॉइंट को आप चुन लें और इस सेंटर पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये इस मॉलिक्यूल या कंपाउंड को इक्वल दो हाफ में अपोजिट साइड में एंड इक्वल डिस्टेंस में इट इंटरसेक्ट मीन्स काटना, द अपोजिट साइड एट एन इक्वल डिस्टेंस. उतनी ही दूरी में, जितनी दूरी में ये यहाँ से यहाँ तक इसको कट कर रहा था, उतनी ही दूरी में ये यहाँ से यहाँ तक इसको कट कर रहा है, राइट. इक्वल डिस्टेंस. इट इम्प्लाइज द सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड द सेंटर पॉइंट. आप इसको किसी भी डायरेक्शन में सेंटर पॉइंट से होके गुजारेंगे तो आपको ये बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो दो बराबर हिस्सों में कट होते दिखेगा. आपने यहाँ से काटा इसको तो ये इतना दोनों ही एक दूसरे के ये बराबर हैं. आप इसको यहाँ से ऐसे कट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तब ये भी आधी और ये आधी बेंजीन दोनों बराबर. ये यहाँ से करें तो इतना ये आधा इस आधे के बराबर है, राइट. तो ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री कि किसी एक स्पेसिफिक सेंटर पॉइंट से उस कंपाउंड और मॉलिक्यूल को इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में इक्वली डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करना, उसको काटना, राइट. सो ये था सेंटर ऑफ सिमेट्री. एंड देन नाउ कायरल एंड अकायरल कंपाउंड. Chiral compound are molecules that can't be superimposed on their mirror image. They have an asymmetrical carbon center. Example: L-alanine, D-glucose, which exist as distinct mirror image forms but different biological property. एक एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे ये देखें. कायरल कंपाउंड क्या है? कायरल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल दैट कांट बी सुपर इम्पोज. एक दूसरे के ऊपर हूबहू नहीं रखे जा सकते ये. ऑन दियर मिरर इमेज, है तो एक दूसरे की मिरर इमेज, दिखते लगभग सेम है. इसको शीशे में देखा जाए तो ये ऐसा दिखेगा, बट दे हैव एन एसिमेट्रिकल कार्बन सेंटर. एसिमेट्रिकल कार्बन सेंटर या कायरल कार्बन जब हमने पढ़ा था उसमें आया था, उसी को कायरल कार्बन. और ये क्या होता था? जब कोई भी कार्बन चार अलग अलग टाइप के ग्रुप से जुड़ा हो, ए, बी, सी और डी, राइट. ये चारों एक दूसरे के जैसे नहीं है, चारों अलग अलग हैं, तब ऐसे कार्बन को असिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन कहा जाता है. अब ऐसे इन कार्बन और इन ग्रुप से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स को कायरल कंपाउंड कहा जाता है. ओके, चलिए आगे देखते हैं. कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल पूछी गई है कई बार एग्जाम में, तो इसको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं. इट इज ऑब्जर्व दैट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इज कायरल और डाइसिमेट्रिक इन नेचर. मॉलिकुलर स्ट्रक्चर सभी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स का जो है वो कायरल होता है, राइट, या डाइसिमेट्रिकल इन नेचर होता है. अ मॉलिक्यूल इज कायरल ओनली इफ. एक मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा केवल तब जब ये इट इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, जब इसकी दो हूबहू मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो सकें. यह प्रॉपर्टी कैसी? नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी की यह प्रॉपर्टी इनको कायरलिटी की फिनोमिना में इंक्लूड करता है. और ऐसी ये प्रोसेस जो है, ये फिनोमिना या ये प्रॉपर्टी कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कहलाती है. डी लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड, ये दो अलग अलग फॉर्म लैक्टिक एसिड के, डेक्स्ट्रो एंड लीवोफॉर्म, दोनों मिरर इमेज हैं बट सुपर इम्पोजिबल नहीं है. ये यहाँ पे कुछ कायरलिटी. वेल, अ मॉलिक्यूल विच इज़ सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड ए कायरल और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. कायरल कंपाउंड हो गया, कायरल मॉलिक्यूल हो गया, राइट. बट ए कायरल कंपाउंड या अकायरल मॉलिक्यूल, अकायरल कार्बन कंपाउंड किसको कहते हैं? कब? जब जो कि सुपर इम्पोजिबल हो अपनी मिरर इमेज के साथ में. कोई भी मिरर इमेज, जैसे एक ये मिरर इमेज बनी फॉर एग्जांपल, एक ये मिरर ए को, ये इसको आप शीशा उठा के देखें तो ऑब्वियसली ये अपने मिरर में भी ये ऐसा ही दिखेगा, कुछ खास तो अंतर आना नहीं. अब इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो हूबहू ये सेट भी हो जाएगा इसके ऊपर, एकदम हूबहू. ये कहलाएगा सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे के ऊपर सेट किए जा सकते हैं, राइट. तो इस तरीके के कंपाउंड अकायरल कंपाउंड कहलाते हैं या अकायरल कार्बन एटम कहलाते हैं
कार्बन कंपाउंड कहलाते हैं या फिर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी कहलाते हैं। तो ये था यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर बच्चों। आज के लिए ये लगभग यूनिट 1 का जो पहला पोर्शन है, फर्स्ट जो टॉपिक है पूरा, जिसके अंदर जितनी चीज़ें कवर की गई हैं उनको लगभग हमने आज ख़त्म कर लिया है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इससे जुड़े जो कुछ डिटेल्स हैं, जो कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वो आपको इस नोट्स के साथ में टेलीग्राम के ग्रुप में जो है ये शेयर कर दिया जाएगा और यहाँ से आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। कुछ खास नहीं है और बहुत जल्दी हम इसका सेकेंड लेक्चर लेके आएंगे, उसमें हम आगे की चीज़ें भी जो है वो कवर करेंगे। इसके आगे हमें ये स्ट्रक्चरल राइटिंग वगैरह, जिसमें बेस फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है ना, ये RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग द चैनल। थैंक यू ऑल।